सो हेलो एवरीवन, क्या हालचाल, आदाब, सत श्री अकाल। तो मेरे भाई एकदम मस्त और बिंदास होंगे। तो भाई स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में, जिसमें हम कवर करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1। जी हाँ, पर्सनावली 1.1, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप भी चाहते हैं यहां से मार्क्स ग्रो करना, यहां से 1-2 नंबर बनाना, तो भाई बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाने वाले हो। पूरी एक्सरसाइज करेंगे, एक एक सवाल करेंगे, ताकि आपका कोई भी डाउट ना बचे। तो चलिए देरी ना करते, फटाफट शुरू करते। क्या बताइए, सब तैयार है? क्या तैयार हो मेरे भाई? बस छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, बस रिक्वेस्ट है भाई हाथ जोड़ के, कि अपने भाई पे भरोसा रखना। आपको सिखा के जाएगा आज एक एक सवाल। आप इसके बाद जब लास्ट में आपकी क्लास खत्म होगी तो आप बोलोगे यार सच में हमने कुछ ना कुछ आज भाई से सीख लिया। तो चलिए देरी ना करते, फटाफट क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल मैं लेके आया, प्रश्न नंबर 1। एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं भाई सारे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। कह रहा है निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। चलिए समझने की कोशिश करते हैं, है ना। जितनी भी संख्या हमें दे रखी है, यानी कि ये हमें कुछ 5 संख्याएं दे रखी है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है भाई, यानी कि जो भी हम अभाज्य गुणनखंड। अब आप कहोगे गुरुजी अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? भाई मैंने लास्ट क्लास में आपको बिल्कुल डिटेल में बताया है, सारे उदाहरण भी करें, एनसीईआरटी का एक एक उदाहरण करेंगे, चुन चुन के मारेंगे एक सवाल को, ठीक है। बस आप बने रहना मेरे भाई। तो मैंने वहां पर सिखाया है, जाके आप देख लेना, लिंक आपको जरूर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको वहां पे दिख जाएगा और आप उसको देख सकते हो, सीख सकते हो। यहां पे भी सिखाऊंगा, घबराने वाली बात नहीं है। आपने कुछ नहीं सीखा, कोई टेंशन नहीं है, आपका भाई है, आप बस थोड़ा दे। अब देखिए यहां पर 140 है अपना। सबसे पहले हम लोग उठाते हैं यहां पर 140 का हल करने की कोशिश करते हैं। कैसे करना है कुछ नहीं है, और कभी कभी 1 नंबर का आ जाता है साहब बोर्ड में, है ना। तो आप देखिए कैसे करेंगे। हमारे पास है 140, तो 140 को आपको गुणनफल के रूप में लिखना है। जितने भी अभाज्य गुणनखंड आएंगे उसको गुणनफल, गुणनफल बोले तो गुणा के रूप में लिखना है। आप ऐसे कर सकते हो। चलिए देख कैसे करेंगे आप। सिंपल है कि आप 140 के अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका तो यही है। अभाज्य गुणनखंड करने का, जैसे आप बचपन में नहीं सीखते होंगे एलसीएम निकालना, वही है अभाज्य गुणनखंड का तरीका। चलिए देख कैसे करते हैं। भाई लास्ट में 0 है तो 2 से जाएगा, लास्ट में 0 है तो 2 से जाएगा। तो भाई किससे जाएगा? 2 से। 2 सत्ते 14, 70 पे जाएगा। फिर 0 है तो फिर 2 से जाएगा, कितने पे जाएगा बच्चे? 35 पे जाएगा, 35 पे जाएगा। फिर देखो यहां पर 5 है, क्या 2 से जाएगा? नहीं जाएगा। 3 से ट्राई करो, जाएगा? नहीं जाएगा। तो किससे जाएगा डायरेक्टली? अब 5 से जाएगा। तो 5 से कितने पे भाई? 7 पे जाएगा। फिर 7 से कितने पे जाएगा भाई? 1 पे जाएगा। क्या कुछ और भी है? आगे कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि जब आपका 1 बच जाता है वहीं पे उस चीज पे विराम लगा देते हैं, यानी फुल स्टॉप लगा देते हैं, आगे नहीं चल सकता वो सवाल। क्लियर है? यही होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या होती है? अभाज्य गुणनखंड विधि होती है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए कैसे होती है अभाज्य। जब हमने गुणनखंड किए तो चेक करिए आप साहब कि यहां पर जो नंबर आपके आ रहे हैं 2 यानी 2 आ रहा है, तो कैसा नंबर है? अभाज्य संख्या है। मैंने बताई सारी संख्याएं, रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, सारी संख्याएं बताइए। और आप कहीं भी ना फंसो, इसलिए 0 से स्टार्ट कर रहा हूं भाई, ठीक है। तो 2 भी क्या होती है? अभाज्य संख्या। 5 भी क्या होती है? अभाज्य संख्या। 7 भी क्या होती है? अभाज्य संख्या। बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो अब करना क्या है? देखिए आराम आराम से। हाँ, हम भगा नहीं रहे आपको ना, हम स्पीड में चल रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जो भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो भाई क्लास ले रहा है, वो किसी न किसी मोटिव से ले रहा होगा कि भाई यार आज मैं सीख जाऊं। कोई दिक्कत नहीं है, आपका भाई सिखाएगा, बस थोड़ा सा भरोसा रखो मेरे दोस्त। कॉपी पेन लेके बैठना, नोट करने बोलो तो नोट कर लेना, ठीक है। देखिए कैसे करना है कि जब भी आप सॉरी जब भी आप अभाज्य गुणनखंड करोगे, ठीक है, तो ये जो संख्याएं हैं ये अभाज्य गुणनखंड है। अब इनको जो है गुणनफल के रूप में लिख रहा है। किसके रूप में? भाई गुणनफल। गुणनफल बोले तो गुणा के रूप में, मल्टीप्लाई के रूप में। कैसे करेंगे कि भैया 2 है तो 2 लिख दिया, गुणा 2 है तो 2 लिख दिया, गुणा 5 है तो 5 लिख दिया, और गुणा में 7। ये है गुणनफल का रूप। सिंपल, खत्म कहानी, खत्म, बस इतना ही है। क्या समझ आया? क्या समझ आया? क्या आराम से दिल दिमाग और मन खोल के बैठना। ये कोई इंटरटेनमेंट चैनल नहीं है भाई, एजुकेशन चैनल है। यहाँ पे अगर आप सीखना चाहोगे तो बहुत कुछ सीख जाओगे मेरे भाई, ठीक है। चलिए देखिए क्या किया, गुणनफल के रूप में लिख दिया। अब इसको एक आप मॉडिफाई करके लिख सकते हो। कैसे? पहले समझो है ना, कि भाई 2 गुना में 5 गुना में 7 है आपका, ठीक है।
अगर आप चाहें तो इसकी पावर कितनी है मेरे भाई, यानी घात कितनी है, एक है, इसकी घात कितनी है, एक है। तो क्या दोनों सेम है, क्या दोनों सेम है, दो इधर भी दो इधर भी। जब गुणा में, ध्यान से सुनना मेरे भाई, जब गुणा में दोनों नंबर एक जैसे हो, जब गुणा में दोनों नंबर एक जैसे हो, तो मेरे भाई जो घात है वो जुड़ जाती है, उसको जोड़ देते हैं मेरे भाई। समझ आया? लिख लेना ये बात कहीं पे कि अगर गुणा में दोनों नंबर एक जैसे है तो घातें जुड़ जाती है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दो पे पावर एक और एक दो, और गुणा में 5 गुणा में 7, क्योंकि और तो कोई नहीं है ना सेम। आया समझ में? तो बस यही हम कर देंगे कि भाई यहां पर मैं कर सकता हूं 2 पे पावर 2 गुना में 5 गुना में 7, और यही मेरे भाई अपना क्या है, यही अपना उत्तर है, यही अपना आंसर है। बताइए क्या दिक्कत हुई? आराम से सीख गए। गुणनखंड टेंशन ना लो, मोटा मोटा सा समझो। अभी बिल स्टार्ट किया है बिल्कुल जीरो से, आपको ये सारे क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो आप ऐसे ऐसे अगली बार से किसी भी बुक का, आर डी शर्मा, एनसीईआरटी, किसी भी बुक का अगर सवाल आया ऐसा, तो भाई आप धज्जियां उड़ा दोगे, इतना आपको भरोसा होना चाहिए अपने भाई पे। देखिए सिखाते हैं दूसरा सवाल, इसको नोट करिए फटाफट, फिर अगले सवाल पे चलेंगे। 156, 3825 इन सभी के करेंगे, ठीक है? चलिए फटाफट इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, फिर आराम से कॉपी में उतारते रहना अच्छे से। कर लिया? तो चलिए भाई बिना देरी करते हुए फटाफट चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। और नेक्स्ट सवाल, अब बताओ 156 तो छोटा नंबर है ना, तो क्या बड़ा नंबर करा जाए, क्या बड़ा नंबर करा जाए? चलिए तो बड़ा नंबर कर लेते हैं एक बार, है ना। तो अब हम करते हैं थर्ड पार्ट को। 156 को भी अब आप कर लोगे, है ना, कैसे करेंगे समझ में आ जाएगा। 3825 को करने की कोशिश कर देते हैं, कोई दिक्कत है या इसे करवाऊं? बताओ आप, कमेंट करो, इसे करवाऊं या इसे करवाऊं? चलिए तो इसे ही करवा देता हूँ ना, थर्ड पार्ट को करवा देता हूँ। 156 इजी है, आप कर लोगे। थर्ड पार्ट देखिए यहां पर, तो थर्ड पार्ट है अपना क्या, 3825, है ना, 3825। 3825 को करने की कोशिश करते हैं। तो 3825 को करने की आप कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे भाई, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे, अब इधर ले लो आप 3825 को। चलिए जी, ये लो जी। अब आपको कहां से शुरू करना है, हमेशा 2 से शुरू करना है। हमें कैसे पता चलेगा, हमेशा 2 से, क्योंकि सबसे छोटा जो टेबल होता है वो 2 होता है, वो ही किसी को काट सके। एक तो सबको ही काटेगा, सिंपल है ना। तो ऐसा मत पूछा करो भाई, एक तो सबको काट देगा, तो 2 से शुरू करेंगे। अब चेक करो लास्ट में जो है 5 है, क्या 2 का टेबल में आता है, क्या 2 के पाड़े में आता है? नहीं आता, तो 2 से तो भूल जाओ साहब, 2 से तो कटेगा ही नहीं। अब किससे कटेगा, 3 से ट्राई कर लेते हैं, है ना, 3 से कट सकता है भाई। चलिए कोशिश करते हैं 3 से काटने की। भाई 3 ही कम, 3 गया, 8 है, 8 कितने बच जाएगा, 3 दूनी 6, कितना बचेगा यहाँ पर, 2 बचेगा, फिर 2 उतार लेंगे, 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 1 बचा 15, और 3 पंजे 15, कट गया भाई। काटना नहीं आता है तो टेबल और डिवाइड सीख लो मेरे भाई, खुद से करना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी इसको बोलते हैं कि आप खुद से मजबूत करो। अगर आपको नहीं आता है डिवाइड वगैरह, टेबल्स वगैरह, तो भाई को कमेंट करो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किसी दिन बेसिक क्लास लेके आ जाऊंगा आपकी, मल्टीप्लाई, बड़े बड़े नंबर्स, डिवाइड बड़े बड़े नंबर्स कैसे करते हैं और कहां से करते हैं, ठीक है। चलिए अब लास्ट में 5 है, फिर 3 से ट्राई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 चौक 12, खत्म कहानी 12 की तो, क्योंकि एक तो कटेगा नहीं भाई, इसलिए 2 भी मिला लेंगे तो 12 हो जाएगा। तो 3 चौक 12, 7, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, और 3 पंजे 15, ठीक है। अब फिर 3 से ट्राई कर लो भाई, 3 से ट्राई कर लो, 3 ही कम 3, 1 बचेगा, 12 हो जाएंगे, 3 चौक 12, पूरा 5 बचा, 5 जाएगा नहीं, तो इसका मतलब 3 से तो अब नहीं जाएगा भैया, 3 से तो अब नहीं जाएगा भाई। ध्यान समझना है ना, क्योंकि जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी किसी और को होगी भाई, हम आराम से आपको सिखाने आए तो सिखा के ही जाएंगे, ठीक है। चलिए 5 से करते हैं ट्राई। 5 से आप करोगे भाई, 4 पे तो चलेगा नहीं, तो 2 भी से निकालो, कितना हो गया 42, 5 अट्ठे 40, कितना बचा 2, 5 उतार लिया, 5 पंजे 25, कट गया। फिर 5 से ट्राई करते हैं भाई, कितने में कटेगा, 17 पंजे 85। पहाड़ा याद होना चाहिए, पहाड़ा याद है ना भाई, आप ऐसे चुटकी में कर लोगे चीजों को, ठीक है। 17 पंजे 85, फिर 17 से कटेगा, क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर है, 17 एकम 17। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या, 17 एकम 17, आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको नहीं हो कोई खतरा, ठीक है। आराम से ध्यान से पढ़ना है। ऐसे हमने क्या किया, इसको काट दिया, प्रोसेसिंग करी किस चीज की, अभाज्य गुणनखंड की विधि लगा दी हमने, अभाज्य गुणनखंड विधि लगा दी। अब देखिए 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या और 17 भी अभाज्य, तो यही होती है अभाज्य गुणनखंड विधि।
क्लियर है? अब इनको आप गुणा के रूप में लिखोगे तो गुणनफल हो गया, सिंपल है। चलिए लिखते हैं, है ना, कोशिश करते हैं लिखने की, क्या दिक्कत है। तो भाई 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5 और गुणा में 17। बताओ कोई दिक्कत है क्या? समझ आया? अब आप क्या करेंगे कि भाई आप देखेंगे कि क्या सर पावर भी है क्या, क्या कोई पावर जुड़ रही है क्या, क्या एक जैसा नंबर है क्या, वो चीज आप कैचअप करेंगे, ठीक है, वो चीज आप देखेंगे यहां पर। चलिए देखिए, देखिए जरा क्या मॉडिफाई कर सकता हूं भाई। 3 है, 3 पे पावर 1 और 3 पे पावर 1, तो 3 पे पावर 2 लिख सकता हूं क्या? बोलो यस। क्या 3 पे पावर 2 लिख सकता हूं क्या? पक्का। चलिए गुणा में क्या 5 पे पावर 2 लिख सकता हूं क्या? चेक करो एक जैसे है, हाँ जी। तो मैं 5 पे पावर 2 और गुणा में 17, ये तो अकेला ही है, ये तो अकेला ही है, तो मेरे भाई यही अपना क्या हो जाएगा, यही अपना हो जाएगा उत्तर। ये लिख दिया हमने गुणनफल के रूप में। बताइए क्या समझ आया क्या? पक्का समझ आया क्या? कोई डाउट नहीं होगा, डाउट छोड़ेंगे नहीं, बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, चील की निगाहें बोल पे होनी चाहिए, और भाई आपको समझ में आए ऐसा नहीं हो सकता छोटे, आपको समझ में जरूर आएगा, ठीक है। जितने भी बहन भाई है बस थोड़ा सा फोकस कीजिए, शुरुआत है, शुरुआत अच्छी करोगे ना तो आपका एंड अच्छा जाएगा, ध्यान रखना। चलिए एक बार फटाफट नोट कीजिए, थर्ड वाले पे चल लेते हैं। थर्ड वाला खुद कर लेना, हम फोर्थ वाला करा देंगे, बड़े बड़े करा देते हैं, है ना। चलिए फटाफट नोट करिए इसको। तो उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। पूरी एक्सरसाइज कोशिश करेंगे कवर करने की, है ना। आराम आराम से करेंगे, जल्दबाजी है नहीं, लंबी क्लास जाने वाली है, तो आप ध्यान से रखें। तो क्योंकि भाई देखो, अगर आप सीखना चाहते हो तो टाइम तो आपको देना पड़ेगा साहब, ठीक है, टाइम आपको देना पड़ेगा, तभी जाके आप कुछ सीख पाएंगे और अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, ठीक है। तो टाइम दो, 1 घंटे क्लास हो सकती है, 1.5 घंटे क्लास हो सकती है, लेकिन भागना नहीं है। भागते वही है जो बुजदिल होते हैं। अगर जो स्मार्ट होते हैं ना, जो सीखने की कोशिश करते हैं, वो कभी नहीं भागते मेरे भाई, ठीक है। तो भाई भाई कह के पढ़ा रहा हूं, तो भाई हो, बहनी हो, टेंशन ना लो, कभी साथ में छोड़ने वाला बोर्ड एग्जाम तक, जब तक आप मेरे से पढ़ेंगे तब तक, ठीक है, सिखा के छोड़ूंगा। अब आ जाते हैं, चलिए लास्ट पे, वी वाले पे, है ना, 74 29, इसकी बात कर लेते हैं, है ना, 74 29। अब आप क्या करेंगे, अब आप स्मार्ट हो चुके हैं, आप करेंगे सीधा सीधा फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि आप करेंगे गुणनखंड विधि। तो क्या आप कर लेंगे, लास्ट में क्या है, क्या है लास्ट में, 9 है, तो 2 से तो जाने का चांस है ही नहीं, तो 3 से ट्राई करोगे, कर लोगे। अब चलिए दोनों के दोनों आपको होमवर्क में दे दिए जाते हैं, ये वाला और ये वाला और ये वाला। बताओ, इतना सिंपल है, ठीक है। 3 से करोगे, जो भी नंबर आएंगे उनका आप गुणा की फॉर्म में लिख दोगे, जो एक जैसे होंगे पावर जोड़ दो, नहीं है एज इट इज रख दो, सिंपल। आया समझ में? चलिए उम्मीद करता हूं कि ये सवाल समझ में आ जाएगा। जिस जिसकी सवाल समझ में आया, जो भाई यहां तक वीडियो देख रहे हैं, इस पूरे सवाल को जिसने समझा है उसका दिल से धन्यवाद करता हूं। अब आप अपने भाई को, दोस्त को, बहन को, चाचा को, चाचा के बच्चों को, मामा के बच्चों को, जहां पर भी शेयर करना चाहते हैं भाई, जरूर आप शेयर कर दे, क्योंकि आप अगर शेयर करते तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें हेल्प मिलती है, और हम पूरी ताकत और ईमानदारी से आपको पढ़ाने आते हैं, ठीक है। तो चलिए शेयर कर दीजिए, छोटा सा लाइक वगैरह भी कर देना। अगर कोई चीज यहां पर आपको सवाल नहीं हुआ तो आप कमेंट में कर देना कि सर ये करवा दीजिए, तो आपका भाई आपका जरूर करवाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट नोट करिए सभी सवाल, हालांकि एनसीईआरटी होंगी, है ना एनसीईआरटी। तो बिना देरी करते हुए चलते अगले सवाल पे, सवाल नंबर 2 पे। तो मेरे भाई देखते हैं सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 क्या कहता है और कैसा है, ध्यान समझेंगे, आसान से बिल्कुल आसान भाषा में सिखाने वाला हूं। देखिए सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए, यानी कि जो भी आपको नंबर दे रखे हैं इनके एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने, कर लेंगे जी, कोई दिक्कत नहीं। तथा इसकी जांच कीजिए, यानी जांच भी करने को बोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणा में एचसीएफ के। याद करो, जिसने लास्ट क्लास देखी होगी, जिसने लास्ट क्लास ली होगी, इंट्रोडक्शन वाली, है ना, उदाहरण वाली, मैंने हमेशा ये वाला आपको करवाया है, उस क्लास में मैंने करवाया है, जाके देख सकते, सीख सकते, यहां पर भी आपको करवाने वाला हूं, टेंशन ना लो। देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होते हैं, ये फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में। बताओ क्या पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? चलो पढ़ाया था तो बहुत बढ़िया। अब हमें पहले तो इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए निकालते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट करेंगे, पहले 3 पार्ट है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, ठीक है। चलो फर्स्ट पार्ट का ही हम लोग सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करते हैं, हल।
तो हमारे पास दो नंबर है बच्चे, एक 26 है और 91 है। एक तो 26 है और एक क्या है, 91 है। तो पहले तो इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम एचसीएफ जिसने लास्ट क्लास ली है, मैंने वहां पे एलसीएम और एचसीएफ डिटेल में सिखाया निकालने के लिए, आपको वहां पे मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगा, जाके देख सकते हो, सीख सकते हो। यहां पर भी चील की निगाह रखोगे तो यहां पर भी सीख जाओगे, टेंशन वाली बात नहीं है। यहां पर भी सीख जाओगे, टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए कैसे करेंगे, आराम से देखेंगे, ठीक है। तो 26 और 91 है, तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने का फंडा अभी सिखाया, पिछले वाले सवाल में, पिछले सवाल में सिखाया कि नहीं। अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करेंगे और कुछ नहीं करेंगे मेरे बच्चे। क्या करेंगे भाई, 26 है तो देखना ध्यान से, और 91 है। यही तो अपने पास दो नंबर है, एक 26 है और 91। चलिए कोशिश करते हैं इसको करने की। क्या 2 से कट जाएगा, क्या 2 से कट जाएगा, हाँ जी। कितने पे भाई, 13 पे। 13 दूनी 26। क्या अब 2 से कटेगा, क्या अब 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, बिल्कुल ठीक। कि किससे कटेगा, 13 से। 13 है भाज्य नंबर है, तो सिंपल यही तक इसका तो हो गया, कल्याण हो गया, कल्याण हुआ, कल्याण होएगा, है ना। चलिए इसका देखिए जरा, एक है लास्ट में, 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से चेक करो, नहीं कटेगा। 4 से तो काट ही नहीं सकते। 5 से चेक करो, नहीं कटेगा। 6 से नहीं काट सकते। 7 से कटेगा, है ना, 7 से काट सकते हैं। तो कितने पे जाएगा भाई, 7 एकम 7, 7 एकम 7। देखो डिवाइड करना आपको आना चाहिए, जैसे यहां पर है तो आप यहां पे करोगे 7 एकम 7, कितना बचेगा भाई, 2। फिर उतार लोगे आप 1, हो गया 21। 7 21, ऐसे आप करते हो, है ना, डिवाइड, है ना। तो आप किससे करोगे भाई, किससे हो जाएगा डायरेक्टली, 13 से हो जाएगा। 13 सत्ते 91, मुझे टेबल आता है ना, मुझे तो टेबल आता है। आप भी पढ़ लो भाई, टेबल याद कर लो अच्छे से, मजबूत एकदम। जिसके पहाड़े मजबूत है ना, वो मेरे भाई सवाल को ले जाता है अपने लास्ट तक और पूरा नंबर पाता है, पूरा नंबर, ठीक है। चलिए देखिए, आया समझ, आया समझ, कोई डाउट है क्या इसमें, कैसे किया, कैसे किया भाई। मैंने क्या किया, 2 से 26 को काट दिया, डिवाइड कर दिया, कितने पे गया, 13 पे गया। 13 को काट दिया, फिर 1 पे गया। ऐसे 7 से काट दिया, 13 पे गया, 13 से गया, 1 पे गया। अब आपको पता है कि हम इसको गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, है कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ जी लिख सकते हैं। तो लिखो फिर, 26 को लिख सकते हैं 2 गुना में 13, 2 गुना में 13, बताओ लिख सकते हैं, हाँ जी। 91 को लिख सकते 7 गुना में 13, 7 गुना में 13 लिख सकते हैं कि नहीं। कोई डाउट है, अरे नहीं होगा ससुरा डाउट, काहे होगा डाउट, कैसे डाउट होगा, नहीं होगा। मैं 7 गुना में 13, इनको हम गुणनफल के रूप फॉर्म में लिख सकते हैं, पिछले सवाल में तो यही लिखा है। चलिए देखिए कैसे करेंगे। अब हमें चाहिए इसका एचसीएफ और एलसीएम, कोई दिक्कत नहीं, निकालेंगे, जो चाहिए वो निकालेंगे। तो हम यहाँ पर बराबर का निशान लगाएंगे, हम निकालेंगे एचसीएफ, है ना। किस किस का निकालेंगे वो लिख देंगे, 26 और 91 का चाहिए, तो 26 लिखता हूं पहले, है ना। तो ये 26, 91 का आपको एचसीएफ चाहिए। तो एचसीएफ क्या होता है, ध्यान सुनना। अगर किसी भी नंबर का आप एचसीएफ निकालते हो तो एचसीएफ बेटा वो होता है, एचसीएफ वो होता है मेरे भाई जो दोनों में, दोनों नंबर के गुणनखंड में सेम नंबर दिखता है। क्या बोला, रिपीट करता हूं, वो होता है एचसीएफ जो दोनों नंबर के जो गुणनखंड आपके हैं, जो गुणनफल आपने किया है, उन दोनों में सेम नंबर होगा, वही आपका एचसीएफ की काउंटिंग में आएगा। देखिए जरा क्या इसमें है, क्या इसमें है सॉरी 2 है, क्या नीचे 2 है, क्या नहीं है। 13 है, हाँ जी है, क्या नीचे 13 है, हाँ जी है। तो ये दोनों सेम नंबर है, तो सेम में से कोई एक नंबर लेंगे, लेकिन ध्यान रखना ऐसा नहीं कि दोनों दोनों उतार दो, नहीं, दोनों मैच हो गया, जोड़ा बन गया, पेयर बन गया, उसमें से एक नंबर बाहर उतार लेंगे, ठीक है। अब चेक करो और कुछ मिलता है क्या, नहीं मिलता, तो यही तो बाबू अपना एचसीएफ है, यही तो अपना एचसीएफ है। समझ गए, समझ गए, आसान था, आसान बना दूंगा, टेंशन ना लो, मैथ को बिल्कुल हलवा। देखिए कैसे करेंगे। अब एचसीएफ तो हो गया, एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए साहब, तो एलसीएम निकालना है किसका, 26 और 91 का। भाई दोनों का ही तो निकालना है, भाई दोनों का ही तो निकालना है, दोनों का ही तो निकालना है, निकाल लेंगे। अब देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं। 2 तरीके मैंने बताए हुए हैं, 2 तरीके बताए हुए हैं, लेकिन बताता हूं पहले सिंपल आसान तरीका बताता हूं। क्या कि भाई जो आपका जोड़ा मिला, जो आपका दोनों में नंबर है वो आप लिख लीजिए, जो दोनों में मिलेगा वो आप लिख लीजिए, और जो बचा, जो बचा आप वो भी लिखना पड़ेगा। चेक करो, इधर 2 बचा तो 2 भी लिख दो साहब, इधर 7 बचा 7 भी लिख दो साहब। बताइए कोई दिक्कत है क्या,
सर जी असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में जमाइए, बिल्कुल जमा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय यही बताती है हमें, है ना साहब। चलिए तो क्या कर सकते हैं भाई, 2 गुना में 7 गुना में 13 लिख सकते हैं। क्या आपको मेन कंसेप्ट ये है कि एलसीएम आपको आया कि नहीं निकालना। दोबारा समझो कि जो दोनों में होगा उसको लिखेंगे, जो दोनों में होगा उसको लिखेंगे, और जो बचा उसको भी लिखेंगे। जो बचा, इधर 2 बचा, इधर 7 बचा, चिपका दिया साहब। बताओ समझ आया। चलिए अब इनकी गुना करना है और आंसर सीधा आपके बोर्ड पे। 2 सत्ते 14 और 14 गुना में 13 कर लेंगे। तो 14 गुना में 13 करना कितना आसान है भाई, 14 गुना में 13 करना बिल्कुल आसान है। 14 3 42, 42 का 2 हासिल लगे कितने 4, 14 3 42 हासिल लगे 4, 14 कम 14 और 4 18, कितना आ गया मेरे भाई 182 आ गया, 182 आ गया। बताइए कोई दिक्कत है क्या, आ गया सॉरी एलसीएम आ गया, एलसीएम और कुछ नहीं, एलसीएम यही है। और देखिए ये सवाल आपसे पूछता है, ये सवाल बोर्ड आपसे जरूर पूछता है, इस टाइप का सवाल जरूर पूछता है आपसे एलसीएम निकालने का, है ना आसान। कोशिश करेंगे बिल्कुल इजी वे में पढ़ने की। अब बताइए कोई दिक्कत, ये रेज कर देता हूं क्योंकि अभी हमें जांच भी करनी है। क्या भाई ऐसा पॉसिबल है क्या, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या। चलिए जांच भी करते हैं ना, इसको रेज कर देता हूं। दिख रहा है ना, पहले तो ये बताओ सारे बालकों को यहां तक दिख रहा है, कोई दिक्कत परेशानी है ना। एक बार चेक कर लेता हूं भाई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है आप भी एक बार, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक आपको दिख रहा है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको बिल्कुल आसानी से दिख रहा है। ठीक है चलिए अब हम यहां पर एक लाइन खींचते हैं और कोशिश करते हैं जांच करने की, है ना। जांच करने पर, जांच करने पर लिखेंगे यहां पर, ये मार्कर थोड़ा हल्का हो जाता है तो इसीलिए इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसका कर लेंगे इस्तेमाल। जांच करने पर, चलिए जांच करते हैं। तो जांच करने के लिए दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ इंटू एलसीएम करना पड़ेगा। चलिए लिख लेते हैं, है ना। अब देखो दो संख्या में क्या कर रहा हूं कि मैं पहली संख्या n1 ले रहा हूं और दूसरी संख्या n2 ले रहा हूं, और इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं। कोई दिक्कत हो तो बताओ मेरे भाई। भाई n1 पहली संख्या है और n2 दूसरी संख्या है, तो आप यहां पर ये बात लिख भी सकते हैं कि माना n1 इक्वल्स टू 26 और n2 इक्वल्स टू 91। ठीक है ये बात आप मान के लिख सकते हैं, पहली संख्या n1 है और दूसरी संख्या n2 है, 26 और 91 लिख दिया। ठीक है चलिए अब कैसे करेंगे, अब सिंपल है, यहां पर इनकी वैल्यू को हम रखेंगे, इनके मान को हम रखेंगे और बराबर देखेंगे दोनों आंसर बराबर है या नहीं है। अगर है तो जांच हुई, नहीं है तो जांच में गड़बड़ है ना। चलिए देखिए तो n1 कितना है मेरे प्यारे, n1 कितना है 26 है, n1 कितना है 26 गुना n2 कितना है प्यारे 91 है, तो n2 91 ले लिया बराबर। एचसीएफ आप निकाल चुके हैं, एचसीएफ आप निकाल चुके हैं 13 और एलसीएम भी आप निकाल चुके हैं 182। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या, आसानी समझ में आ गया। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने क्या किया, n1 की वैल्यू रख दी, n2 की वैल्यू रख दी, एचसीएफ की वैल्यू रख दी, एलसीएम की वैल्यू दी। अब इन दोनों का गुणा करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। ठीक है चलिए गुणा करने की कोशिश करते हैं। 26 और 91 गुणा, थोड़ी प्रॉब्लम है, चलो करते हैं। 26 कम 26, 26 का 6 हासिल लगे कितने भाई 2, भाई 26 कम 26 आप अपने हिसाब से कर सकते हो, 26 कम 26 हासिल लगे 2, 26 निम्मा तो 9 छिक 54 का 4 हासिल लगे 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 23, 23 और 2 ये हो गए टोटल, 4 और 2 6 और ये 23, तो ये हो जाएगा आपका 2366। कितना हो जाएगा मेरे भाई 2366 हो जाएगा। चलिए इसको हम कर देते हैं यहां पर 2366 बराबर। अब अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिक 2366 ही आएगा। ठीक है करके दिखा देता हूं, ऐसे हवा में नहीं बोलता भाई, ठीक है करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बाल को करके दिखाएंगे, तुम्हें करके दिखाएंगे तभी तो तुम भी करोगे, नहीं तो हवा में बोल दोगे। ठीक है हवा में नहीं बोलना भाई। 13 दूनी 26 का 6, 13 दूनी 26 का 6 हासिल लगे 2, 13 8 104, 104 और 2 106 हासिल लगे 10, 13 कम 13 और 10 23, 13 कम 13 और 10 23। तो चेक करो क्या भाई दोनों साइड्स इक्वल है, क्या दोनों साइड्स इक्वल है, तो आप कह सकते हो कि LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। और यदि ऐसा है तो आप कह सकते हो जांच हुई, आप कह सकते हो जी
जांच हुई, वेरीफाइड हुई। सिंपल है। बताइए कोई दिक्कत है क्या? क्या समझ में आ गया पूरा सवाल? क्या कंसेप्ट समझ में आया? क्या था इसका लॉजिक? कि भाई आप एलसीएम एचसीएफ निकालना सीख चुके हैं। कंसेप्ट ये था कि दो संख्याओं का गुणनफल, हमने दोनों का गुणनफल किया, दोनों की गुणा करी और फिर चेक करा कि उसके एचसीएफ और एलसीएम की भी गुणा करेंगे, क्या दोनों बराबर आएंगे? हाँ जी दोनों बराबर आएंगे, हाँ जी दोनों बराबर आएंगे, हमने प्रूफ कर दिया साहब। कोई दिक्कत है क्या बताओ? सारे बालकों को कोई टेंशन नहीं होगी, आराम से देखेंगे, समझ में आएगा। नोट करिए, इंपोर्टेंट बहुत है, नोट करिए फटाफट इसको, जल्दी से नोट करिए, आगे बढ़ेंगे फिर। कर लिया? कर लिया। चलिए तो बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं, सेकंड सवाल में चलते हैं। सेकंड नंबर क्या कह रहा है हमें, ठीक है? आप भाई थोड़ा सा पेशेंस रखे, थोड़ा सा भरोसा रखे, ठीक है? और अगर क्लास अच्छी लग रही है, अगर लग रहा है कि भाई मेहनत हो रही है, भाई जी मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, मतलब आप भी मेहनत कर रहे हो, समझ में भी आ रहा है, तो भाई फिर आप शेयर करने में देरी न लगाओ दोस्त, है ना? शेयर कर दो क्लास को, शेयर करोगे और बच्चे भी देख पाएंगे और सीख पाएंगे, वो भी बेचारे कुछ ना कुछ, है ना? क्योंकि जीरो लेवल से कोई कोई सिखाता है मेरे भाई, तो आप ऐसा ना करें, शेयर कर दे, लाइक कर दे क्लास को, ठीक है? चलिए तो देरी ना करते फटाफट सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट 510 और 92 है, सेकंड पार्ट 510 और 92 है, तो कोशिश करते हैं इसको भी करने की। सेकंड पार्ट का हल देखेंगे यहां पर। तो क्या है सेकंड पार्ट? सॉरी 510 है और 92 है, तो 510 और 92 में लिख देता हूं यहां पर, और कोशिश करते हैं करने की। वही सिंपल फंडा है कि आपको गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो 510 को आप भाई गुणनखंड करोगे और 92 को आप भाई गुणनखंड करोगे, ठीक है? यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। तो कर लो आप, जीरो है तो 2 से जाएगा, है ना? ये आपको पता होना चाहिए कि 2 से कैसे कटेगा। तो 2 से मैंने बताया था आपको कि 2 4 6 8 और 0, अगर किसी के भी लास्ट में है, किसी के भी अंत में है, तो हमेशा वो चीज 2 से कट जाएगी, वो नंबर 2 से कट जाएगा। चलिए करते हैं। 2 दूनी 4, 1 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 255 दूनी 510, ठीक है? अब लास्ट में 5 आया, कटेगा क्या? नहीं कटेगा। कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो किससे कटेगा भैया? 3 से कटेगा। 3 से कटोगे तो 3 अट्ठे 24, एक बचा 15, 3 पंजे 15, ठीक है? 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15। फिर आप किससे काटोगे भाई? 3 से कटेगा क्या? चेक करो, नहीं कटेगा ना, तो आप किससे काटोगे? 5 से काट लो। इससे कटेगा 17 से, 17 पंजे 85, ठीक है? फिर कटेगा सीधा सीधा किससे? 17 एकन 17। बताओ क्या कोई दिक्कत है? क्या कोई दिक्कत है? समझ आ गया? चलिए अब आप इसको भी काटो। 92 को है थोड़ा सा, 92 9 थोड़ा खराब है ना? इसको सही सुधार लेते हैं, क्योंकि राइटिंग भी जरूरी है 10th के बोर्ड में, राइटिंग भी जरूरी है। चलिए 2 है तो 2 से ही कट जाएगा, है ना? तो 2 से कितने पे कटेगा भाई? 2 चौक 8, एक बचा और 2 6 12, फिर 2 से काट लेंगे, कितने पे कटेगा जी? 2 दूनी 4 और 2 3 6। अब 23 है, 23 क्या अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या है, तो किससे कटेगा सर जी? 23 से ही कटेगा, बिल्कुल ठीक मेरे भाई, 23 से ही कट जाएगा 1 पे। बताओ कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इनको आप गुणा के रूप में लिख दो। 510 है तो 510 के सामने लिखेंगे, 510 है तो 510 के सामने लिखेंगे। 2 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 17। बताओ कोई दिक्कत? इसको भी लिख दो जी, 2 गुना में 2 गुना में 23। क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक नहीं होगी? बिल्कुल आराम से चल रहे हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। कोई भी हमने ऐसा नहीं काम करा कि आपको समझ में ना आए, ऐसा सोच रहे कि यार आपको समझ में आए और आप करना शुरू कर दो खुद से ही। अब आपको चाहिए एचसीएफ और एलसीएम, सिंपल है, तो आप लिखोगे एचसीएफ किस किस का भैया? 510, 92। आज एचसीएफ आपको बताया है क्या होता है जी? ये दोनों में सेम हो, तो चेक करो, इधर 2 है, क्या इधर भी 2 है? हाँ जी। इधर 2 है, इधर भी 2 है, हाँ जी, तो ये 2 ले लो, आप ले लिया। इधर 3 है, क्या इधर भी 3 है? क्या इधर भी 3 है? नहीं है तो छोड़ दो जी, कोई दिक्कत नहीं है। इधर 5 है, इधर 5 है, नहीं है। इधर 17 है, इधर 17 नहीं है, तो सिंपल आपका एचसीएफ कितना बना? 2 बन गया मेरे भाई। बताओ कोई डाउट है क्या भाई? जो दोनों में सेम हो, आपने बताया था भाई जी कि जो दोनों में सेम हो वही तो एचसीएफ होगा, तो दोनों में सिर्फ हमें 2 ही मिला और उसमें से भी कोई एक लेते हैं। क्लियर है? कमेंट में जरूर लिखिए यस क्लियर है, ठीक है? चलो अब हम निकालते हैं अपना एलसीएम, है ना? क्या निकालते हैं मेरे भाई? एलसीएम किसका? 510
कोमा 92 का। तो आपको मैंने बताया है कि भाई जो दोनों में सेम हो वो ले लो, और जो बच गया है वो भी ले लो। चलिए कैसे ले लो कि भाई जो दोनों में सेम है, दो है सेम, यानी कि HCF तो लेना ही पड़ेगा, और जो बचा 3 5 17 2, तो असेंडिंग ऑर्डर में सीधा सीधा लिख देता हूं। ये 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 17 आएगा, और उसके बाद आपका 23 आएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या? यहां पर ये थोड़ा सा गैप हो गया इसमें। बताओ कोई दिक्कत है क्या बच्चे? कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है आराम से, बढ़िया से। अब हम क्या करेंगे, इनकी गुणा करेंगे और अपना एलसीएम निकाल लेंगे, सिंपल है। चलो भाई निकाल लो, फिर क्या दिक्कत है। तो 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पंजे 60, और 60 गुना में 17, 60 गुना में 17, 60 गुना में 17, 17 छिक्का 102, 60 गुना में 17 यानी 1020, और गुना में 23। भाई 17 छिक्का 102, 102 यानी 1020, और गुना में 23 कर लो। 23 0 0, सीधा 23 का पाड़ा, ध्यान है ना, 23 का पाड़ा पढ़ रहा हूं। 23 0 0, 23 दूनी 46, 46 पे 6, हासिल लाइन कितने 4, 23 0 0, 4 का 4, और 23 एकम 23। तो कितना आ गया मेरे भाई? 23 460 आ गया। कितना आ गया? 23 460। तो ये क्या है अपना मेरे भाई? ये हमारा है LCM। तो दो चीज हमने निकाल ली कि भैया HCF भी निकाल लिया और LCM भी निकाल लिया। अब हम कर चलेंगे जांच की तरफ। पहले ये बताओ, क्या ये आपको समझ आया? क्या दोबारा से समझ आया? दूसरी बार है ना? अच्छे समझ में आ चुका होगा, बस अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखा होगा और चीजों को सीखने पर ध्यान दिया होगा। चलिए तो अब हम देरी ना करते हुए फटाफट चलते हैं किस पे भला? अपनी जांच करने पे। तो इसको मिटाते हैं, इसको इरेज कर देते हैं भाई। जांच करनी भी जरूरी है, क्योंकि जांच नहीं करेंगे तो आधे ही नंबर देगा एग्जामिनर, बोर्ड वाला आधे ही नंबर देगा, और आधे पे लिए थोड़ी ना पढ़ रहे हम लोग, है ना? इतनी मेहनत भी करें, पढ़ाई भी करें, है ना, और उसके बाद भी आधा नंबर, आधे से क्या होगा, है ना? चलिए भाई, तो जांच करने की कोशिश करते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे जांच करने पर। क्या करने पर मेरे भाई? जांच करने पर। तो जांच जब आप करोगे तो सिंपल है, आप N1 N2 लिख दोगे, है ना? N1 गुना में N2 बराबर HCF और गुना में LCM। ये आप हमेशा फॉर्मूले को, इसको आप ब्रैकेट में क्या करेंगे भाई? रख देंगे यहां पर। तो माना कि N1 बराबर है आपका 510 और N2 बराबर है आपका 92। ठीक है भाई? ठीक है, हाँ जी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप क्या करेंगे, सीधा सीधा हम इनका वैल्यू रखेंगे और काम करेंगे। भाई N1 कितना है? N1 आपका 510 है, तो N1 है आपका 510 गुना N2 कितना है? 92 बराबर HCF कितना निकाल लिया आपने? 2 निकाल लिया, और गुना में LCM कितना निकाल लिया भाई? 23 460, 23,460। ठीक है, कुछ नहीं कर रहे, बिल्कुल आसान भाषा में कर रहे हैं। गुणा कर लेंगे तो जीरो तो पीछे आएगा ही आएगा। 92 एकम 92, देखो 92 एकम 92, कितना बचा? 9। 92 का टेबल 92 एकम 92, कितना बचा? 9। 9 हासिल बचा। तो 92 की 5 में 92 पंजे, 5 दूनी 10, 1 5 ने 45 और 1 46, और 9 ये है भाई। 9 का 9, 6 का 6, 4 का 4, तो हो गया आपका 4 6 9, 4 6 9, तो 46 920। कितना हो गया? 46 920। तो भाई आप इसको भी मल्टीप्लाई करोगे, देखो 23 दूनी 40, 4 दूनी 8 और 7 दूनी 120, तो 920 हो गया। ये हो जाएगा 46 920। तो चेक करो क्या मेरे भाई, चेक करो क्या मेरे भाई, दोनों के दोनों आंसर सेम आए हैं? क्या दोनों के दोनों आंसर सेम आए हैं? हाँ जी सेम आए हैं। तो अगर सेम आए हैं तो हम कह सकते हैं कि भैया LHS बराबर है RHS के, अर्थात जांच हुई, अर्थात जांच हुई। जांच ही करनी थी, दोनों पॉसिबल है कि भैया दो संख्याओं का LCM HCF गुना बराबर होता है उनके गुणनफल के। क्लियर है? बताइए कोई दिक्कत है क्या? समझ आया? समझ आया? चलिए इसको भी नोट करिए फटाफट।
नोट करिए। चलिए, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देरी ना करते, फटाफट चलते अगले सवाल पे, सवाल नंबर 3। ठीक है, अच्छा ये भी बचा है क्या, थर्ड पार्ट, तो इसको तो आप कर लोगे, बताओ क्या कर लोगे मेरे भाई, इसको तो कर ही लोगे आप, है ना। तो ये होमवर्क है भाई आपका, इसका कमेंट आ जाना चाहिए आपका, है ना, कि ये इसका आंसर है। नहीं होगा तो फिर बता देना, करवा देंगे। ठीक है, चलिए तो फटाफट चलते हैं सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 क्या है, तो देखते हैं मेरे भाई सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 कैसा है, क्या है, चले देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। कर लोगे, कुछ जाना पहचाना लग रहा है क्या मेरे भाई, जाना पहचाना। कौन सी विधि इस्तेमाल करनी है साहब, अभाज्य गुणनखंड विधि सिखाई है, अभी सिखाई है। दो जो भी जितने भी सवाल करें, बहुत सारे पार्ट करेंगे नहीं, सब में हमने किसका इस्तेमाल किया है, हाँ बिल्कुल ठीक मेरे भाई, हमने अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करके उनके एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करे हैं। तो आप कर लोगे। गुरुजी के तो 2 थे, यहाँ तो 3 नंबर है, तो कोई बात नहीं, 3 का भी करके दिखा देते, क्यों टेंशन ले रहे हो। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं फटाफट, क्या दिक्कत है। देखिए फर्स्ट पार्ट करते हैं, तो हमारे पास नंबर है 12, 15 और 21, यानी 12, 15 और 21। क्या दिक्कत है, इसका भी करके दिखा देते हैं। डरना नहीं है ना, आराम आराम से करना है, चीजों को समझ समझ के करना है। देखिए कैसे करेंगे कि गुरुजी आप 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तो 2 से जाएगा 6 पे, 2 6 12, फिर 2 से जाएगा 3 पे, और फिर 3 से जाएगा 1 पे। बताइए कोई दिक्कत है क्या, यही तो कर सकते हैं। उसके बाद हम किसका करेंगे भाई, 15 का, 15 का भी कर लोगे। 2 से तो नहीं जाने वाला है ना, तो 3 से जाएगा, 3 पंजे 15, और फिर 5 से जाएगा 1 पे। ये भी खत्म, इसकी भी कहानी। ठीक है, अब क्या बचा, अब आपके पास बचा 21, 21 के भी आप कर लेंगे, तो मेरे भाई 3 से ही जाएगा, 2 से तो नहीं जाएगा, है ना। तो 3 सत्ते 21, फिर 7 से जाएगा 1 पे। इसकी भी कहानी खत्म, छोटे छोटे ही थे। अब इसको कर लेते हैं गुणा की फॉर्म में इन सबको। तो 12 है, तो 12 में 2 गुना में 2 गुना में 3, 2 गुना में 2 गुना में 3। बताइए कोई दिक्कत, अरे नहीं होगी दिक्कत मेरे भाई। अब आप 15 को ले लियो, 3 गुना में 5 है, तो 3 गुना में 5। 21 को ले लो, 3 गुना में 7। अब आ रहा है कि नहीं समझ में। देखिए अगर आप टाइम देते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, इतनी टेंशन ना लो भाई, आपका जिंदाबाद जब तक है तब तक। आपको ऐसा नहीं हो सकता कि एक भी सवाल आपसे चपर जाए, समझ रहे हो, एक भी सवाल आपसे ना बने, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए देखिए, तो अब आप क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम। तो एचसीएफ निकाल लेते हैं जी, एचसीएफ निकाल लेते हैं। किस किस का निकालना है वो लिख दो, 12, 15 और 21 का। ठीक है, 12, 15 और 21 का आपको एचसीएफ चाहिए। तो एचसीएफ मैंने बताया था कि भैया जो सब में सेम हो वो क्या होगा, आपका एचसीएफ होगा। चेक करो, 2 है, कैश में 2 है, नहीं है, कैश में 2 है, नहीं है, छोड़ दो फिर, इसके 2 का कुछ नहीं हो सकता, फिर 2 का कुछ नहीं हो सकता, तो बचा 3। चेक करो, 3 है, हाँ जी, इसमें आ जाओ, क्या 3 है, हाँ जी 3 है, यहां पे इसकी कड़ी जोड़ दो। इसमें चेक करो, 3 है, हाँ जी 3 है, तो इसकी भी कड़ी जोड़ दो, तो यहां पर 3 लिख दो। एक ही लिखना है, बता करना, 2 हो 3 हो 4 हो कितनी संख्या हो, जो मैच करेगा उसको एक ही लिखना है, एक बार लिखना है। तो 3 3 3, तो 3 को एक बार लिख दिया, 3। ठीक है, अच्छा और कुछ मैच नहीं है, तो यही आपका बेटा क्या है, एचसीएफ है। बताओ समझ आया क्या, 3 का फंडा समझ आएगा, आया क्या, सेम ही है, कुछ अलग नहीं करा। ठीक है, समझते रहना ध्यान से। अब आप एलसीएम निकालने की कोशिश करोगे, तो एलसीएम किसका, 12, 15 और 21 का ही निकालेंगे। अब मैंने बताया था भाई, जो आपका कॉमन हो वो ले लो, और जो सारा बच गया वो भी ले लो, इसमें तो है ना, तो ले लो भैया। चलो, तो 3 है, तो सीक्वेंस में लिख देता हूं, तो 2 और 2, तो 2 गुना में 2 गुना, उसके बाद 3 है, तो 3 तो लिखना ही पड़ेगा, एक बार आया है, उसके बाद 5, और उसके बाद आपका 7। ठीक है, देखो 2 2 ये बचे थे, तो 2 लिख दिए, 3 कॉमन था तो एक बार लिख दिया, और एक 5 है और एक 7 है। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना बनेगा आपका, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पंजे 60, और 60 सत्ते 6 सत्ते 42, 420 बनेगा मेरे भाई। आप कितना बनेगा, 420। बताओ कोई दिक्कत, ये निकाल लिया हमने एलसीएम बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत। एक एक सवाल देख रहे हैं, एक एक पैटर्न देख रहे हैं, और चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और उसके बाद सही कंसेप्ट लगा के सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही करना है, बस आपका इसमें क्या जाएगा, आपका इसमें भाई प्रैक्टिस जाएगी।
जितनी प्रैक्टिस करोगे इतना ही मजबूत बनोगे, इतना ही स्ट्रोंग बनोगे। ठीक है, चलिए उतारिए फटाफट। बाकी ये और ये आप कर सकते हैं, ये और ये कर सकते हैं, आसान है। तो ये और ये आपका होमवर्क रहा मेरे भाई। ठीक है, ये और ये आपका होमवर्क रहा, क्योंकि तीनों ऐसे ही सवाल है, बिल्कुल इसी बेस पे सवाल है। ठीक है, चलिए तो देखना करते हुए हम चौथे सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 4। तो देखते हैं मेरे भाई सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या दिया हुआ है? HCF 306,657 बराबर 9 दिया है। सवाल समझना, क्योंकि सवाल समझ में आएगा तो सॉल्यूशन समझ में आएगा। कह रहे हैं HCF 306,657 बराबर 9 दिया है। इसका मतलब यह है कि ये HCF दिया है भैया। क्या दिया है? HCF दिया है। कहता है LCM 306,657 का ज्ञात कीजिए। चलिए आसानी से कर लेंगे। अब आपको एक यहां पर क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या कि भाई हम दो तरीके से कर सकते हैं कि आप अभाज्य गुणनखंड विधि लगाएंगे और इसको सोल्व करेंगे। सिंपल है कि नहीं है भाई? अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका HCF तो हमें निकालना ही नहीं है, खाली LCM निकालना कर लेंगे। लेकिन ये हमें कहना क्या चाह रहा है कि आपको पहली संख्या 306 दी है, दो संख्या है आपके पास, दूसरी संख्या ये है, और आपको HCF भी दिया है। इसका मतलब ये, जब आपको तीन चीज पता हो ना बेटा, जब आपको तीन चीज पता हो ना मेरे भाई, तो हमेशा आपका वही फॉर्मूला लगेगा। वही, हाँ बिल्कुल ठीक सोच रहे हो मेरे भाई, बिल्कुल ठीक। क्या कि भैया दो संख्याओं का HCF, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना में LCM के। तो वही हम इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम मानेंगे कि माना क्या कि पहली संख्या, माना पहली संख्या, तो पहली संख्या को N1 मान लेंगे। कितना है? 306 है। ये तरीका है करने का एग्जाम में, है ना। माना पहली संख्या 306 N1 हो गया, और दूसरी संख्या तो दूसरी संख्या मेरे भाई N2 मान लेंगे। बताओ N2 मान लेंगे कि नहीं? हाँ मान लेंगे। कितना? 657। बताओ कोई दिक्कत है क्या? इतना आसान है। अच्छा, दिया है HCF, दिया है, क्या दिया है? HCF दिया है साहब आपको कि HCF बराबर क्या है? 9 है। HCF बराबर क्या है? निकालना क्या है? LCM। निकालना क्या है? LCM। तो ये हमने क्वेश्चन मार्क लगा छोड़ दिया। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? आराम से समझ में आ गया। अब हम निकाल लेंगे क्या, अपना फॉर्मूला लगाएंगे, कहानी खत्म करेंगे सवाल की। हम जानते हैं, वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि N1 गुना में N2 बराबर HCF बराबर होता, मल्टीप्लाई, बराबर नहीं साहब, गुना में होता है LCM के। ये हम जानते हैं बहुत अच्छे से, बेहतरीन तरीके से, कि भाई N1 मल्टीप्लाई N2 बराबर होता है HCF गुना में LCM के, जो कि पिछले सवाल में करा है। ठीक है, समझ आ रहा है। चलिए अब हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे और आंसर निकालेंगे। वैल्यू रखेंगे और आंसर, तो वैल्यू N1 कितना है भाई? N1 कितना है भाई? सॉरी, N1 कितना है भाई? 306 है। 306 ले लिया, गुना में N2 कितना है भाई? 657 है, तो 657 भी ले लिया। बताओ कोई दिक्कत नहीं है, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का। HCF कितना है जी? HCF आपका 9 दे रखा है आपको, कितना? 9। और LCM आपको निकालना है, तो जो निकालना है भाई उसको छेड़ेंगे नहीं, उसको जो का तो रखेंगे एज इट इज। ठीक है, तो जो निकालना है आपको सेम टू सेम रखेंगे। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है दिक्कत, तो इधर आओ। अब देखना, कोई चीज गुणा में है, ध्यान से, कोई चीज गुणा में है, इधर आएगी तो कैसे हो जाएगी? डिवाइड में। कोई चीज गुणा में है, इधर आएगी तो कैसे हो जाएगी? डिवाइड में। तो आप क्या करोगे भैया? 9 को इधर पटक दोगे। क्यों? क्योंकि खाली नंबर एक तरफ होना मांगता है भैया। क्या मांगता है? खाली नंबर एक तरफ होना मांगता है, तो LCM बच जाएगा। तो क्या ये कुछ ऐसा हो जाएगा? 306 गुना में 657 और बट्टे में 9, और बराबर में बचेगा आपका LCM। बताइए कोई दिक्कत है क्या? समझ गए क्या? मैं चेक कर लेता हूं, दिख रहा है क्या भाई यहां तक? बताइए समझ गए क्या? बिल्कुल बेहतरीन, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करेंगे जी? भाई मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड में, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, माइनस में इधर आएगा तो हमेशा साइन चेंज होते हैं, हमेशा साइन चेंज होते हैं। कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना? कोई गड़बड़ नहीं है भाई, आराम से करेंगे। अब आप क्या करेंगे मेरे भाई? चलो इधर आ जाओ, है ना, कोई दिक्कत नहीं, जगह है। अब आप काटने की कोशिश करेंगे, इससे आप किसको काट दो? किसी को भी काट दो, है ना, जो कटता है। तो मैं किसको काट दू भला? इसको काट देता हूं भाई। 9 6 54, 9 7 63,
9 सत्ती 63, कितना बचेगा 2, और ये हो जाएगा 27, 9 3 27, 73 पे कट जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे भाई एलसीएम बराबर 306 गुना में 73, 72 है ना, 72 सिंह वाली मूवी देखिए क्या। चलो तो अब क्या करोगे, गुना करेंगे और अपना एलसीएम निकाल लेंगे। तो 73 की जीरो में कर नहीं सकते तो मेरे भाई इतना बड़ा पहाड़ा तो हमें भी नहीं आता है ना 6 टाइम्स। तो क्या करेंगे, गुना करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। देखो कैसे करते हैं, है ना, करके दिखा देता हूँ। 306 और ये 73, 3 छंग 18 का 8, 3 0 0 1 का 1, 3 3 9, 7 छंग 42, 42 का 2, हासिल लगे 4 सॉरी 7 0 0 4 का 4 और 7 21, 8 का 8, 2 और 1 3, 9 और 4 13, 13 का 3, हासिल लगा 1, 1 और 1 2 और 2 का 2, 22 338, कितना आ गया मेरे भाई 22 338। तो ये आ गया आपका 22 338, और यही अपना क्या है मेरे भाई एलसीएम है। कितना है, यही अपना एलसीएम है। क्या समझ आया, क्या समझ आया क्या मेरे भाई। तो इस तरीके से आपको मतलब ये सवाल जो मैं बता रहा हूं, जो मैं सिखा रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टार लगा लो भाई साहब, इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है। इस टाइप का सवाल बोर्ड में बना है 2024-25 के बोर्ड में बना था, 2026 के बोर्ड में बना, तो भाई 2027 में ऐसा सवाल आपका हमेशा आता है। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट करिए, जल्दी से नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए ताकि आप बाद में आराम से नोट्स बना सके। ठीक है, और इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको बार बार प्रैक्टिस करना। ऐसे और भी सवाल करेंगे क्योंकि हमने आपको बताया कि आपको प्रैक्टिस पेपर हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे और उसकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे, टेंशन नहीं लेनी है। बस आपको बने रहना है हमारे चैनल के साथ। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, अच्छा लग रहा है, क्लास सीख रहे हैं कुछ ना कुछ क्लास में, तो भाई सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। चलिए देरी ना करते हो, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 5। तो देखते हैं मेरे भाई सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, डबल ट्रिपल स्टार लगा लेना। देखिए क्या है कि जांच कीजिए कि, ध्यान से देखना, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी या नहीं होगी। कह रहा है अगर n प्राकृत संख्या है, अगर ये n प्राकृत संख्या है तो 6 की पावर n क्या 0 पे समाप्त होगी। याद करो यार, एग्जांपल याद करो, उदाहरण मैंने करवाया था पहले ही उदाहरण एनसीईआरटी का, मैंने करवाया था 4 की पावर n वाला। चलिए इसको भी करते हैं फटाफट खत्म, क्योंकि ये है छोटा सा सवाल और ये आपको कर देगा बेहाल अगर आपने नहीं सीखा तो। चलिए कैसे करना है, देखो हमारे पास है अपना 6 की पावर n, क्या है हमारे पास 6 की पावर n है जी। तो 6 की पावर n में करना क्या है आपको मेरे भाई, आपको करना है 6 की पावर n को आप लिख सकते हो, आप n को छोड़ दो, आप n को छोड़ दो, डिटेल में समझाने वाला हूं, रुक जाओ थोड़ा सा, बस आपको करने का तरीका बता दूं, पहले पहले डिटेल में बता दूं। चलिए डिटेल में समझते हैं कि n प्राकृत संख्या है, मान के चलो n प्राकृत संख्या है अगर, तो n 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5 भी, कितना भी हो सकता है भाई, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि प्राकृत संख्या क्या होती है, जो 1 से शुरू होती है। बताओ सिखाया था, हाँ जी सिखाया था। तो जब सिखाया था तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने भी नंबर कैसे होते हैं प्राकृत संख्या, यानी कि हम n बराबर 1 भी लिख सकते हैं, n बराबर 2 भी, n बराबर 3 भी। चेक कर लेते हैं, n बराबर 1 रख लेते हैं, है ना, ध्यान समझना है ना, पहले समझना उसके बाद उतारना कि n बराबर 1 लिख लेते हैं, कि n बराबर क्या ले लिया 1, तो 6 की पावर मेरे भाई कितनी हो जाएगी 1, 6 की पावर 1, और 6 की पावर 1 का आंसर कितना आएगा 6। क्या 0 आया, क्या 0 पर समाप्त हुई संख्या, नहीं हुई। अब n बराबर 2 ले लो बच्चे, कितना ले लो, n बराबर 2 ले लो। अगर n बराबर 2 लेओगे तो इसका मतलब क्या होगा, 6 पे पावर 2, 6 पे पावर 2 का मतलब 6 गुना में 6 मतलब 36। क्या लास्ट में 0 आया, क्या 0 पर समाप्त हुई, नहीं हुई। n बराबर 3 ले लो जी, जब n बराबर 3 लेओगे तो 6 पे पावर 3 बनेगी, और 6 पे पावर 3 का मतलब 6 गुना में 6 गुना में 6, बोले तो 6 छंग 36, 36 छिक्का 216, कितना हो जाएगा 216। क्या लास्ट में 0 आया, नहीं आया। तो जब नहीं आया दिमाग की बत्ती जली, क्या जली, कि n अगर प्राकृत संख्या होगी, n अगर प्राकृत संख्या होगी
तो कभी भी 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो गुरुजी ऐसी कौन सी संख्या है जो 0 पे समाप्त हो जाएगी? बात तो सही है। ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई ऐसी संख्या जो 0 पर समाप्त होती है, संख्या तो होगी। तो देखिए, अगर आप जब भी गुणनखंड करेंगे किसी भी नंबर का, तो अगर 2 और 5 दोनों होंगे गुणनखंड में, तभी तो जाके वो 0 पे बनेगी। कैसे कि भैया 2 पंजे 10, 2 गुना में 5 कितना भैया 10, तो लास्ट में क्या आ जाएगा बच्चे? 0 आ जाएगा। यानी कि उसके गुणनखंड में 2 और 5 दोनों होना जरूरी है, तभी वो संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। कैसे करेंगे देखिए, अब समझ गए? चलिए अब करना कैसे है सवाल को देखो जरा, कि भाई 6 की पावर n है, 6 की पावर n को हम कैसे लिख देंगे भाई? 6 के गुणनखंड करो आप, 2 गुना में 3 ही होते हैं क्या? बताओ भाई, गुणनखंड करोगे तो आप क्या करोगे भाई? 2 से जाएगा 3 पे, फिर 3 से जाएगा 1 पे, यही तो गुणनखंड सिखाए थे, भाज्य गुणनखंड। तो 6 के गुणनखंड 2 और गुना 3, और n है, n तो सेम टू सेम कुछ भी हो सकता है, n तो है ना, 1 2 3 4 5 है, कुछ भी। तो जब आपने क्या किया, जब आपने इसके गुणनखंड करे तो इसमें 2 आया, हाँ जी 2 आया, 2 तो होना जरूरी है, हाँ जी। फिर क्या है? 3, 5 है क्या? नहीं है। 5 है क्या? नहीं है। जब 5 नहीं है तो 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। यानी कि 2 और 5 दोनों चाहिए भैया, तभी 0 पे समाप्त होगी। समझ गए? तो सिंपल कुछ नहीं करना है। क्या करेंगे? अतः लिखेंगे, अतः 6 की पावर n के गुणनखंड में 6 की पावर n के जब आपने गुणनखंड करे तो इसके गुणनखंड में 2 है, परंतु 5 नहीं है, 5 नहीं है। इसीलिए ये इसीलिए का साइन है। किसका साइन है? इसीलिए का साइन है। किसका? इसीलिए ये जो 6 की पावर n है, ये 6 की पावर n है, 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी जी, समाप्त नहीं होगी। बस इतना ही आपको पेपर में करना है मेरे भाई, इतना ही करना है। क्या समझ में आ गई बात? क्या समझ में आ गई कि भैया 6 की पावर n के जब गुणनखंड करे उसमें 2 तो मिला, परंतु 5 नहीं मिला, इसीलिए कह सकते हैं कि 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। बताइए कोई दिक्कत है क्या? समझ गए? ये वाला फॉर्मेट समझ गए? अगर आपको कह दिया जाए, ध्यान समझना, अगर आपको कह दिया जाए भाई 8 की पावर n क्या 0 पर समाप्त होगी, ये अलग सवाल है, ये अलग सवाल है। अगर आपको कह दिया जाए कि 6 की पावर n क्या 0 पर समाप्त होगी, चेक करो 8 के गुणनखंड आप जब करोगे 2 गुना में 2 यही तो होंगे 8 के गुणनखंड। आप जब एलसीएम लोगे तो यही होंगे आपके गुणनखंड। चेक करो 2 तो है पर 5 नहीं है, तो ये भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। समझ गए? समझ गए? अगर 4 की पावर n आ जाए तो आप क्या करोगे? 2 गुना में 2 की पावर n, क्या 5 है? नहीं है, 2 है। 2 होने से कुछ नहीं होता भैया, दोनों चाहिए, 5 और 2 दोनों अनिवार्य है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उतारिए फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आपको सवाल समझ में आया होगा। सवाल समझ में आया है तो यार छोटा सा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी वीडियो आए, कोई भी क्लास हो तो सबसे पहले आपको वो वीडियो देखने को मिले और आप सबसे आगे रहे। चलिए तो चलते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 6 पे आ जाते हैं। तो सवाल नंबर 6 क्या दिया हुआ है तो देखते हैं भाई, सवाल नंबर 6 हमें क्या दिया हुआ है। कह रहे व्याख्या कीजिए कि 7 गुना में 11 गुना में 13, मार्कस का इस्तेमाल करते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना में 11 गुना में 13 प्लस 13 और 7 गुना में 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? ये भाज्य संख्या क्यों है हमें ऐसा बताना है सिर्फ, इसमें कोई खास कैलकुलेशन नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है बहुत बड़े बड़े सवाल है, छोटे छोटे सवाल है ना। तो इसमें भी छोटा सा कैलकुलेशन करना है, हमें बताना है कि आखिरकार भाई ये भाज्य क्यों है। तो पहले कोशिश करते हैं इसको सोल्व करने की, है ना।
क्या है अपने पास भैया? अपने पास है 7 गुना में 11 गुना में 13 गुना, सॉरी प्लस में 13 है ना, प्लस में 13। चलिए इसको सोल्व करते हैं पहले, क्योंकि दोनों नंबर अलग अलग है तो इसको बाद में सोल्व कर लेंगे। अब जब हमने इसको सोल्व करा मेरे भाई, 7 गुना में 11 गुना में 13 प्लस में 13, अब चेक करो इसमें दो पद है, इसमें दो पद है, एक तो ये वाला पद और एक ये वाला, बीच में प्लस माइनस आ जाए तो समझ लेना दो पद हैं, तीन पद हैं, चार पद हैं। अगर बीच में गुणा आ रही है तो फिर एक पद है, ठीक है, डिवाइड आ रही है तो एक पद है, लेकिन अगर प्लस माइनस आ गया तो भैया दो पद है। अब अगर दो पद है तो दो पद में से हमेशा देखते हैं कॉमन। मैक्सिमम आप टाइम क्या देखोगे, मैक्सिमम टाइम में आप ये देखोगे अगर दो पद है तो मेरे भाई आपको कॉमन लेने में फायदा है, कॉमन लेने में फायदा है। क्या कुछ कॉमन आ रहा है चेक करो, कॉमन क्या होता है अभी बताया था, कॉमन जो दोनों में सेम होता है, इधर भी 13 और इधर भी 13, तो क्या कॉमन आ जाएगा भाई, 13 कॉमन आ जाएगा। बचा क्या, इधर 7 और इधर 11, तो 7 गुना में 11 और प्लस 13 भाग गया इधर, तो बचा क्या 1, 13 चला गया, कुछ नहीं बचा, जब कुछ नहीं बचता तो 1 बचता है। ध्यान रखना मैथ्स में, मैथ्स में जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, समझ गए, और जिसका दुनिया में कोई नहीं होता उसका, समझ गए, भगवान होता है ना। तो भाई यहां पर मैंने क्या किया, 13 गया बाहर तो 1 ले लिया। अब आप क्या करोगे, 13 11 सत्ते 77 और प्लस में 1, 11 सत्ते 77 और प्लस में 1, तो क्या हो जाएगा 13 गुना में 78, 13 गुना में 78 लिख सकता हूं क्या, बताइए जरा। हाँ जी। अब आप चेक करिए, चेक करिए, जब भी अगर कोई संख्या भाज्य संख्या है, इंग्लिश में कंपोजिट बोलते हैं, अगर कोई संख्या भाज्य संख्या है तो हमेशा याद रखना मेरे भाई, लिख लेना ये बात, अगर कोई भी संख्या भाज्य संख्या है तो हमेशा उसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, कम से कम 2 और उससे ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, यानी 2 और 2 से ज्यादा उसके फैक्टर होंगे तो हम कह सकते हैं वो संख्या भाज्य है। आया समझ में, यानी 2 टेबल से वो डिवाइड होगी, कम से कम 2 से ज्यादा से भी हो सकती है, लेकिन 2 से तो कटेगी, ठीक है। अगर 2 से कट रही है, 2 संख्या से कट रही है तो हमेशा वो भाज्य संख्या कहलाएगी। चेक करो भैया, इसके गुणनखंड में अगर आप करोगे 13 1 78 करोगे तो कितना आएगा, इसके आप करोगे जब गुणनखंड 78 के, तो भैया ऐसे करोगे, 2 से जाए कितने पे जाएगा, 2 3 6 और 2 9 18, फिर 3 से कटोगे कितने पे, 13 पे, फिर 13 से कितने पे, 1 पे। तो चेक करो इसके गुणनखंड, 1 2 3 और 1 खुद है, एक तो होता है ये सब, और 78 खुद है, ठीक है, 13 है, 2 है, 3 है, तो इसके कितने सारे आपके क्या है, गुणनखंड है जो इसको डिवाइड करते हैं। आया समझ में, आया समझ में। तो अगर किसी भी नंबर के, ध्यान सुनना, अगर किसी भी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर है, 2 से ज्यादा गुणनखंड है, तो वो संख्या हमेशा भाज्य संख्या होती है। क्लियर हो गई बात। चलिए अब आप इधर आओगे तो इधर भी आप यही पाओगे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं 7 गुना में 6 गुना में 5 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1 प्लस में 5, ठीक है मेरे भाई। कोशिश करना समझने की, थोड़ा तेज बता रहा हूं। अब देखो यहां पर 5 है और यहां पर भी 5 है, क्योंकि बीच में प्लस आया तो 2 पद हो गए, बीच में प्लस आया तो 2 पद हो गए, 5 और 5 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, 7 गुना में 6 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1 प्लस में 1, क्योंकि जहां कुछ नहीं बचता वहां 1 बच जाता है, ठीक है। यहां क्यों लिया है, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई करता सेम रहता, ठीक है। चलो जी, तो 5 और ये हो जाएगा 7 6 42, भाई इधर से करते हैं, 2 3 6 6 चौक 24, 24 छिक्का 144, 144 गुना में 7 है ना, 144 गुना में 7 आप करोगे तो 7 चौक 28, 2 7 चौक 28 और 2 30, 3 7 कम 7 और 3 10, तो 1008 और प्लस में 1, तो 5 गुना में 1009, और 1009 को आप डिवाइड करोगे तो हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो ये भी क्या हो गए, इसके भी 2 से ज्यादा गुणनखंड आ गए, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये संख्या भाज्य है। बताइए कोई दिक्कत है क्या, ये बात आप लिख भी सकते हो चाहे। अतः ये जो संख्याएं आपको दी है इनके 2 से ज्यादा गुणनखंड है, इसलिए भाज्य है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आया समझ में, आया समझ में। चलिए तो अगला सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर आपका 7 है ना, लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का 1.1 का, ठीक है। 1.1 कवर कर है एनसीईआरटी 2026-27 के लिए, ठीक है मेरे भाई। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया हो
तो इस तरीके से इसको आप सोल्व करके दिखा सकते हो, बाद में लिख सकते हैं कि इनके 2 से ज्यादा गुणनखंड है, इसीलिए ये भाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए तो देरी ना करते फटाफट अगले सवाल पे चलते, सवाल नंबर 7 पे। अब देखिए सवाल नंबर 7, पहले इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है फटाफट, क्योंकि लेंथी सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। एनसीईआरटी में आप देख पा रहे होंगे, एक बार देखो अगर आपके पास बुक है तो मेरे भाई, क्योंकि लिखने जाऊंगा तो यार बहुत बड़ा हो जाएगा और बोर्ड भर जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा होगा और बोर्ड भर जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको यहां पर देखना है कि क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या दिया हुआ है। ठीक है, एक बार पढ़ो, उसके बाद मैं बताता हूं आपको करना क्या है। ठीक है, ठीक मेरे भाई, एक बार पढ़ो आप, है ना, रीड करो, उसके बाद मैं बताता हूं आपको क्या करना है। मैं भी पढ़ता हूं, है ना, मेरे पास भी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं यहाँ पर। तो ये लो जी, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने लिख दिया। सवाल नंबर 7 एनसीईआरटी में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, सवाल नंबर 7 आपको दिख रहा होगा। तो सवाल नंबर 7 पढ़ता हूं, ठीक है, आप लोग भी पढ़ना। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। यानी कोई सोनिया है, अगर इसका चक्कर लगाती है उसको 18 मिनट लगते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो रवि भी दौड़ रहे इसी मैदान में, ठीक है, 12 मिनट के साथ। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान यानी एक ही जगह पर और एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं। आया समझ में भाई, एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना एक ही दिशा में शुरू करते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो बहुत बढ़िया सवाल है, बोर्ड में ऐसा सवाल आ जाता है, इंपोर्टेंट है। करेंगे कैसे अब देखिए जरा, है ना, क्योंकि लिख नहीं सकता। तो आप को यहां पर दिख रहा होगा ये सवाल, मैंने यहां पर आपको क्या किया, इसकी डीपी लगा दी है ना, इसकी फोटो दे दी है। अगर आपको दिख रहा है तो आप देख सकते हो भाई। ठीक है, ये सवाल दिख रहा है, तो यही सवाल आप आराम से आपकी बुक में भी होगा, इसलिए क्योंकि लेंदी हो जाता, बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए लिखने सीधा पिक्स लगा दिया। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं। समझना है ना, समझने का गेम है इसमें सारा, इसमें समझने का गेम है क्या, कि भाई एक वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार पथ ऐसा ही होता है मेरे भाई, है ना, गोल गोल, यानी गोल घेरा ही तो है वृत्ताकार पथ, वृत्त जो होता है। अब मान लो यहां पर जो है 2 लोग हैं, एक सोनिया है और एक रवि है। एक सोनिया एस से डिनोट कर रहा हूं, रवि को मैं आर से डिनोट कर रहा हूं। सोनिया भैया 18 मिनट में चक्कर लगाती है और रवि 12 मिनट में लगाता है उसी चक्कर को, और एक ही जगह खड़े हैं। तो मान लो सोनिया चली ऐसे भाई, एक ही दिशा में चल रहे हैं लोग, सोनिया ऐसे चल रही है ना, और 18 मिनट में यहां तक पहुंच रही है। फिर रवि चल रहा है ऐसे ही इसके पीछे पीछे, एक साथ शुरू कर रहे हैं लोग, एक साथ शुरू कर रहे हैं, लेकिन रवि स्लो दौड़ रहा है ना, और ये फास्ट दौड़ रही है। ठीक है कि नहीं। अब देखिए, जब ये ऐसे चक्कर लगाते रहेंगे तो कह रहा है क्या वे पुनः प्रारंभिक स्थान, या जहां से उसने शुरू करा था, स्टार्टिंग करी थी जहां से, कि वे कब मिलेंगे, उसी स्थान पर कब मिलेंगे। आया समझ में। तो अगर आपके पास ऐसा सवाल आ जाता है कि पुनः कब मिलेंगे, पुनः कब मिलेंगे उसी स्थान पर, उसी प्रारंभिक स्थान पर, तो आपको करना क्या है, सिंपल आपको एलसीएम निकालना है मेरे भाई, और कुछ नहीं करना। आया समझ, आपको सिंपल एलसीएम निकालना है। तो आप 18 और आप 12 का एलसीएम निकालोगे, किससे, अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो वही आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। आप इसको लिखोगे 2 तिये 6 तिये 18 लिख दिया, इसको लिखोगे 2 दूनी 4 तिये 12 लिख दिया। आप कॉपी में सही से करना, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप इसका एलसीएम निकालना चाहते हो, तो एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में सेम वो तो लेना ही है। तो दोनों में सेम तो ये है, तो 2 ले लिया, 3 है, ये भी ले लिया, और जो बचा, एक तो ये 2 बचा और एक ये 3 बचा, ये भी लेना पड़ेगा। तो 2 गुना में 3। अब आप कर लो 2 तिये 6 6 दूनी 12 12 तिये 36, यानी 36 मिनट बाद वे दोबारा यहीं पे आके मिल जाएंगे। आया समझ में, आया समझ में। तो ऐसे इस सवाल को आप करोगे और अपनी कॉपी में भी और पेपर में भी सही तरीके से करोगे, ठीक है। नहीं होगा तो बता देना, बिल्कुल तरीके से बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास जितने भी सवाल करें, पूरी की पूरी एक्सरसाइज हमने कर ली है।
आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुके होंगे, आप सीख चुके होंगे, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, फिर आप इसमें बेस्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग ऐसे ही होगा, बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलेंगे, एक एक एग्जाम्पल, एक एक उदाहरण, एक एक तरीका, एक एक कंसेप्ट, हर चीज करेंगे ताकि आपसे एक भी सवाल मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं उदाहरण में, क्योंकि उदाहरण 1.2 के भी उदाहरण है, उसको भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि दो ही उदाहरण है तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। पटक्रिएट, जय हिंद, जय भारत। और अगर नए हैं और आपको समझ में आया और यहां तक वीडियो को देखा है तो भैया आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए बाय बाय, टाटा, मिलते हैं अगली क्लास में।